कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट श्री चौधरी अब्दुल गनी साहब, यहाँ के जिलाध्यक्ष जनाब राजेश रैना, पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब मोहम्मद रफ़ीक और श्री गुरदीप सिंह जी खालसा सह प्रभारी एंड श्री जियालाल विधानसभा प्रत्याशी, श्री जवाहर शर्मा इलेक्शन इंचार्ज, श्री प्रदीप शर्मा यक्स MLC, श्री सुनील गुप्ता स्टेट स्पोक्स पर्सन, श्री नरेश शर्मा जनरल सेक्रेटरी, श्री सुनील शर्मा अध्यक्ष पुंछ। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से अपना शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोलते हुए अपने कैंडिडेट चौधरी साहब को सुन रहा था। बहनों भाइयों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, लंबे समय से भारत की पॉलिटिक्स में मैं हूं, लगभग मोर देन 35 ईयर से मैं या तो असेंबली में रहा हूं अथवा पार्लियामेंट में रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने इस कैंडिडेट को इलेक्ट करके यदि यहां की विधानसभा में भेज दिया तो आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम करेंगे तो हमारे कैंडिडेट मिस्टर चौधरी करेंगे। आज हमारे सिख समाज के बहुत सारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बहनों भाइयों, मैं तो मानकर चलता हूं, भारत की आन बान शान का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, जब भी कोई सवाल खड़ा हुआ है, जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, तो अपने सीने का बटन खोलकर भारत के आन बान शान की रक्षा यदि किसी ने की है तो हमारे सिख भाइयों ने की है। बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, इंडियन कल्चर को, भारत की संस्कृति को बचाने में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, कितने लोग कुर्बान हो गए, उस सिख समाज के कंट्रीब्यूशन को यह देश कभी भूल नहीं सकता है। अब बैठ जाओ चौधरी साहब, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, अब बैठिए बैठिए, जनता जिता रही है आपको। मेरे बहनों भाइयों, 10 साल के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे भारत ने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगी। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह PDP हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं और मेरा यह मानना है सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है।
बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं। हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने। यहां पर आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे गए। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। क्या यह कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जाने जाए। बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा इन्होंने। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी मानती है। हिंदू और मुस्लिम में तफरका पैदा करने का काम भारत की राजनीति में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई थे, आए थे, बहुत सारे सब मुस्लिम थे। उनको वोट, राइट टू वोट नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मियों को, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बहनों भाइयों, ये सारा अधिकार हम लोगों ने आर्टिकल 370 समाप्त करके दे दिया है। वह भी इंसान है। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? केवल इंसान और इंसान को लड़ाकर ये सरकार बनाना चाहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। असेंबली में बहनों भाइयों, उनको जगह नहीं थी। शेड्यूल्ड ट्राइब को जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम लोगों ने सीट रिजर्व कर दिया। क्या हमने अपराध किया है? बहुत सारी ऐसी जातियां थी, पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जात, शंभू, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, इन सभी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 के कारण बहनों भाइयों हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही पीछे छूट गया। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है। मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाई, आप देख लेना 10 वर्षों के अंदर यदि एक बार भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बना दो, इस हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड स्टेट यदि कोई होगा तो आपका जम्मू कश्मीर होगा मेरे बहनों भाई। भारत का संविधान यहां लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं होता था। धारा 370 समाप्त करने के बाद वह लेटर एंड स्पिरिट में अब यहां पर लागू होगा। लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराता था। मैं पूछना चाहता हूं, ईमान से यदि कोई कहे अपने कलेजे पर हाथ रखकर, जो राज्य भारत का हिस्सा है क्या वहां पर भारत का तिरंगा नहीं लहराना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पीछे के लोगों से, क्या यह इंसाफ नहीं है कि वहां भारत का तिरंगा लहराना चाहिए? लेकिन बहनों भाइयों, आज किसी ने मां का दूध नहीं पिया है कि लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने से हमको कोई रोक दे। बहनों भाइयों, किसी ने मां का दूध नहीं पिया। हम तो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जो हमारा कश्मीर है, वहां के लोग इतने परेशान हैं, आप कभी जाते होंगे तो आपको जानकारी मिलती होगी। अब वहां के लोग यह सोचते हैं
जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, सारा हिंदुस्तान में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब वो लोग ये सोचने लगे हैं कि अब हमको अधिकृत जम्मू कश्मीर के रूप में नहीं रहना है, बल्कि हमको भारत में यदि मिला दिया जाए तो हमारी खुशहाली बढ़ जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा कि वहां के रहने वाले लोग मुसलमान हैं, कौन हैं, हम उनको नहीं लेंगे। यह सोच सकता है यदि कोई, तो कांग्रेस सोच सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच सकती है, पीडीपी सोच सकती है। ये कैसे गुमराह करते हैं आपको। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी वारदातों में कितनी कमी आई है, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अब हमारा जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए नहीं जाना जाता है दुनिया में, बल्कि टूरिज्म के लिए जाना जाता है मेरे बहनों भाई, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और हमारे यहां के कैंडिडेट चौधरी साहब ने भी बहुत सारी मांगे हमारे सामने रखी हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं, आप एक बार चुनाव हो जाने के बाद एक डेलीगेशन लेकर मुझसे मिलिए। नाम जो लिखा था कहां है? चलो, मैं कहना चाहूंगा चौधरी साहब को कि आप एक डेलीगेशन लेकर मिलिए, और मैं वहीं पर जो भी संबंधित मंत्री होगा, जो भी संबंधित अधिकारी होगा, आपके सामने मैं टेलीफोन मिलाकर उनको मैं कहूंगा कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी हसरत लेकर आप सबके सामने मैं यहां पर आया, बहुत बड़ी हसरत लेकर आया। आप जानते हैं कश्मीर में एक कहावत हुआ करती थी, उस कहावत को मैं अच्छी तरह नहीं जानता है, लेकिन उस कहावत का मतलब होता है कि जो अतीत है, जो पास्ट है, उसको भूल जाओ और भविष्य की ओर देखो। इसलिए मैं जो कश्मीर में कहावत है वही बात कहने आया हूं कि मेरे बहन भाइयों, आप भी पास्ट को, अतीत को भूल जाइए और भविष्य की ओर देखिए, और यकीन दिलाना चाहता हूं आपका भविष्य उज्जवल है, आपका भविष्य चमक कर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी सोच, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति और उनके स्वभाव में ही आगे देखना और आगे बढ़ना यह बराबर रहा है। और यह देश की आजादी के बाद कुछ ऐसे फैसले किए गए मेरे बहनों भाइयों, उस फैसलों का यह नतीजा हुआ कि जो धरती का जन्नत जिस जम्मू कश्मीर को कहा जाता था, वह अतीत के बवंडर में फंस कर रह गया मेरे बहनों भाइयों। उस बवंडर से हमको निकालना है, आगे की सोचने वाला, लगातार आगे बढ़ने वाला। जम्मू कश्मीर को लंबे समय तक इन हुक्मरानों ने सदैव ये पीछे रखा है, और इस जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान की सियासती बाढ़ में बांटने वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि यह धरती जिस पर शंकराचार्य जी 1000 साल पहले नंगे पांव आए थे, यह वही जगह है जहां एक पर्वत है, मखदूम साहब की जियारत है। यह वह धरती है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी हरि पर्वत पर माता शारिका देवी जी का भी वास करती हैं, और इसी पर्वत पर छठी पातशाही भी है बहनों भाइयों। कैसे भूल जाते हैं लोग। यह वह कश्मीर है जहां पर कश्मीरी पंडित और मुस्लिम दोनों मिलजुल कर खीर भवानी, अमरनाथ यात्रा, चरारे शरीफ की तीर्थ यात्रा करते हैं, और त्योहारों में एक साथ ये भाग लेते हैं बहनों भाई। यह एक धरती है, इसीलिए इसे जन्नत कहा जाता है। लेकिन सियासती हुक्मरानों ने इसे तबाह कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर तबाह नहीं होने पाएगा, यह मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके दिल में कैसी तड़पन है उसको मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था उन्होंने, इंसानियत
जमहूरियत और कश्मीरियत, इस पर उन्होंने बल दिया था। पर यहां के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उन्होंने केवल सियासत और सियासत को ही तवज्जो देने का काम किया है। केवल सियासत की बात नहीं की जानी चाहिए। कहीं पर भी यदि किसी राजनीतिक को बात करनी है तो इंसानियत की बात करें मेरे बहनों भाइयों, यह मैं कहना चाहता हूं। ये लोग कहां इस देश को ले जाना चाहते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। और इतना ही नहीं, कश्मीर में काम करने वाले ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के अफसरों से बात करिए तो आप पाएंगे कि पूरा जीवन कश्मीर की सेवा करने के बाद धारा 370 होने के कारण उन्हें यहां पर अपना घर बनाने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहां का इंसाफ है? इसे ही इंसाफ कहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर की जो प्राइड है, उस प्राइड को पुनः वापस लाने का काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कोई प्राइम मिनिस्टर यदि कर सकता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत आज के 10 साल पहले का भारत और आज का भारत, आप दुनिया के दूसरे देशों में जरूर आपके यहां के लोग जाते होंगे। पहले भारत के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा क्या थी, उसको भी आपने देखा है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति क्या धारणा है? बहनों भाइयों, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कोई सीरियसली नहीं सुनता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? धन दौलत के मामले में, इसे कहते हैं इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो हमारा भारत 2014 यानी 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने 7 से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही जो भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस सच्चाई को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। 2027 आते आते यानी आज के 2.5-3 साल के बाद भारत धन दौलत के मामले में यानी इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो मेरे बहनों भाइयों, आप उसकी आलोचना करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं किसी को झूठ बोलकर गुमराह करके राजनीति करना कभी भी मुझे गवारा नहीं रहा है। जो भी मैंने कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। इसलिए मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि आप सबका भरपूर समर्थन मेरे बहनों भाइयों आप सबका मिलना चाहिए। हालात तो पहले ऐसे थे कि लोग घरों से निकलकर वोट नहीं डाल पाते थे। आज कोई रोक देगा? आज रोकेगा कोई? अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, 61% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। मैं समझता हूं 30 वर्षों के बाद पहली बार 61% की वोटिंग हुई है। और सारी दुनिया को यह संदेश चला गया है कि धारा 370 जो भारत की सरकार ने इसे समाप्त किया है, वह हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यहां की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है मेरे बहनों भाइयों, जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं।
जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जमहूरियत का परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। बहनों भाइयों, पाकिस्तान से हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान से भी हमारी कोई दुश्मनी हो। हर पड़ोसी के साथ हम अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए बराबर वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सीमा पार से कहा है पाकिस्तान से कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बताइए, भारत के चुनाव में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का, इसमें इंटरवीन करने का अधिकार किसने दे दिया उनको? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछना चाहता हूं, पीडीपी से पूछना चाहता हूं, क्या इन चुनावों में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर आप लोग काम कर रहे हैं? बहने भाइयों, सारे ये तथ्य, सारे मामले आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलना चाहिए। भारत की बात छोड़िए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ताकतवर देश दुनिया का सबसे अमेरिका माना जाता है। दूसरा ताकतवर देश चीन माना जाता है। क्या आपको इस पर एक गौरव की अनुभूति या सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर पैदा नहीं करती कि धन दौलत के मामले में 2.5 साल के अंदर ही, 3 साल के अंदर ही हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा देश होगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में इमर्ज कर जाएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? भारत की शान देखिए। रूस और यूक्रेन, इसकी लड़ाई चल रही है पिछले 2 साल से, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? रसिया और यूक्रेन, पीछे के लोगों को मालूम है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइल, बम, गोले चलाए जा रहे हैं। रूस के लोग भी मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी मारे जा रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच यह वार प्रारंभ हुई तो उस समय हमारे भारत के रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनकी संख्या लगभग मोर देन 25,000 है। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए और उन्हें भारत ले आइए, भले ही उनकी पढ़ाई हो या ना हो। बहनों भाइयों, कितना यह कठिन काम था, इसकी आप कल्पना करिए। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और भारत की शान देखिए मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांगने के लिए यहां पर आए हैं मेरे बहनों भाइयों, इसलिए हम आपका समर्थन चाहते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैं इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर रहने के पहले भारत का गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था। और मैं बताऊं, मैं कश्मीर गया, वहां मुझे जानकारी मिली कि मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, स्टोन पेल्टिंग में उनके खिलाफ FIR दर्ज है और लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरा जम्मू कश्मीर इस बात का साक्षी है। मैंने उस समय आदेश दिया था
कि इन बच्चों का गुनाह नहीं है, बल्कि इन बच्चों को गुमराह किया गया है, इसलिए बच्चों के सारे केसेज विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए। यह काम इसी जम्मू कश्मीर में किया। बराबर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों ने अडॉप्ट की है। जम्मू कश्मीर को बचा लो मेरे बहनों भाइयों, यही अपील करने आया हूं। और इस बार जम्मू कश्मीर में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो आप देखो उसके बाद क्या करिश्मा होता है। नेता आते हैं, तरह तरह की बातें करके गुमराह करके चले जाते हैं। नेता वह है जिसके दामन पर लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद कोई एक दाग भी न लगी है। क्या करेंगे ये लोग? पाकिस्तान के प्रॉक्सी बनकर यह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यदि रास्ते पर आ जाता है बहनों भाइयों, हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, सारे पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस हकीकत को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब को जिता दीजिए। आइए, कहां हैं? आइए। और मैं बतलाऊं आपको चौधरी अब्दुल गनी खान जब बोल रहे थे तो नीचे से लेकर ऊपर तक मैं इनको देख रहा था। ऊपर वाले ने बनाया भी खूब है। ऊपर वाले ने बनाया भी खूब है। यदि आपकी समस्याओं, आपकी कठिनाइयों के लिए जरूरत होगी तो हमारे अब्दुल गनी चौधरी साहब दो दो हाथ करने में भी पीछे नहीं रहेंगे मेरे बहनों भाइयों, मुझे विश्वास है। और फिर से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि अब्दुल गनी जी, आप लेकर आइए समस्याएं। देखिए, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि सब कुछ हो जाएगा। आप लेकर आइए, मैं कहूंगा भाई गवर्नमेंट का मैं सीनियर मिनिस्टर हूं, मैं कहूंगा तो आप समझिए कुछ तो होगा। और प्रधानमंत्री जी कितने सेंसिटिव हैं जम्मू कश्मीर के प्रति मैं जानता हूं। बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी खजाने की चिंता नहीं की है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों भाइयों को, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए, जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए जो भी खर्च करना होगा हमारी सरकार खर्च करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो मैं मान कर जाऊं कि हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब को आप जिता देंगे। भाई मीडिया वाले देख लो आप लोग, नहीं तो आप लोग मत कहना, मीडिया वाले उधर जा देखिए ना, ये मत कहना कि हाथ उठा लीजिए जरा मीडिया वाले लोग देखने आपको। अरे इधर भी देखिए, इधर भी देखो, दाहिनी तरफ देखो, दाहिनी तरफ, इधर इधर वहां खड़े हैं लोग। आप यदि कहिए तो चौधरी अब्दुल गनी साहब से मैं एक वादा करा लूं पक्का। और आपसे भी मैं वादा करता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यदि आपने चौधरी अब्दुल गनी को जिता दिया तो मैं चौधरी अब्दुल गनी को कहूंगा एक बार मुझे फिर से पुंछ की धरती पर बुला ले। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, चौधरी अब्दुल गनी के जीतने के बाद यदि मैं पुंछ की धरती पर आऊंगा तो यहां पर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार अपना मस्तक और शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।